सो मिडिल ईस्ट में फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस बार मिडिल ईस्ट में ऐसा लगता है कि एक देश ही ख़त्म होने वाला है। लिटरली मैं मान के चलो कि सीरिया एक देश अब नहीं रहेगा। सीरिया को मान के चलो कि वो अब वर्ल्ड मैप से मिटने वाला है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जिस देश का होने वाला है वो ऑफ कोर्स रसिया है। गेन तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं और उनकी जो दोस्त दोस्त कंट्रीज़ हैं। इसराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखो क्या होगा। पहले मेन न्यूज़ पे आते हैं। जो बशर अल असद थे, सीरिया के राष्ट्रपति, जिसको रसिया ने बैक किया था और रसियन फोर्सेस की हेल्प से जो सीरिया में प्रेसिडेंट बने हुए थे, जिसको ओबामा सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन रसिया को सरकार जो थी, पुतिन पुतिन स्पेशली पुतिन ने सपोर्ट किया। और फिर पुतिन ने जब सपोर्ट किया तो उनकी फोर्सेस वोर्सेस से मिलिटरली सपोर्ट किया। बशर अल असद की सरकार बच गई ओबामा सरकार में। लेकिन बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी उन्होंने मतलब बस समझ लो कि बूढ़ा उजाने वाला है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक खेल के जा रहा है। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार ख़त्म हो जाए, कोई और ताकत में आए। तो जो मिलिशिया है, एक मिलिशिया है जिसको कि टर्की बैक करता है और अमेरिका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूट से फंड करता है। ठीक है। और उसने पहले अलेप्पो शहर पे कब्जा किया, फिर एक शहर पे कब्जा किया और अब दमास्कस जो कि सीरिया की कैपिटल है उस पर कब्जा कर चुका है। और बशर अल असद देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि बशर अल असद मारे जा चुके हैं, जो उनका प्लेन जा रहा था उसे शूट डाउन कर दिया गया है। लेकिन पुतिन ने इस बात को रसिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बशर अल असद अपने सेफ्टी इशूज़ के लिए देश छोड़ चुके हैं और वो सेफ़ हैं। तो बशर अल असद तो सेफ़ है, उनकी फैमिली, और वो बाहर चले गए हैं देश छोड़ करके। और जो टर्की बैक्ड मिलिशिया है उसने अभी कब्जा कर लिया है। अब समझते हैं इसराइल को कैसे फ़ायदा होने वाला है। इसराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसराइल और टर्की को मैसिवली मतलब फ़ायदा होने वाला है। सुनो, आज के टाइम में जो सबसे मोस्ट मुझे लगता है कि हार्ड थिंग है वो है तुमको अपने आप को एक्सपैंड करना। ज़मीन की कमी है लिटरली। आपको तुमको लगता है ना कहाँ तुम एक्सपैंड करोगे यार। इसमें एक जो एक थ्योरिटिकल जो है ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट, वो अब कुछ ना कुछ ट्रू होने वाला है। क्योंकि देखो गोलन हाइट्स पे बशर अल असद की सरकार से और इसराइल के गवर्नमेंट में इसराइल में एक समझौता था कि बस गोलन हाइट्स को पार नहीं करेंगे इसराइली डिफेंस फोर्सेस। लेकिन अब सरकार ही नहीं है। अब तो सरकार ही नहीं है तो एग्रीमेंट का क्या। देश ही नहीं बचे है। सीरिया पे कई सारे मिलिशियाओं का कब्जा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुल के कहा है हम कब्जा करेंगे और बहुत ज़्यादा इलाका कब्जा होने वाला। और किसी को नहीं पता है कितना कब्जा होने वाला है। इसराइल कितना कब्जा करने वाला है, कहाँ जाकर रुकेगा, किसी को नहीं पता। मतलब लिटरली कोई इसका एंड क्या है इसको नहीं पता है। इसराइल फुल फोर्स से कब्जा करेगा जितना कर सकता है। गोलन हाइट्स के आगे इसराइल बढ़ेगा। ठीक है, ये एक बात क्लियर है। दूसरी बात, टर्की को कैसे फ़ायदा होने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, टर्की भी चाहता है अपने आप को एक्सपैंड करना और वो सीरिया की लैंड को लेगा। ठीक है, सीरिया की लैंड को बहुत ज़्यादा कब्जा आएगा। टर्की को भी मैसिवली फ़ायदा होगा, ज़मीन तो उसको भी मिल रही है। और इसराइल कहाँ जाके रुकने वाला है किसी को पता नहीं। ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लगता है कि ट्रू अभी अभी दिख रहा है होते हुए। ये है सीरिया का द एंड। अब सीरिया देश या तो 1-2 साल में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिलिशिया उसका कब्जा है, या फिर 2-3 पार्ट में टूट जाएगा। मोस्ट चांस यही दिख रहा है कि 2-3 पार्ट में टूटेगा। कुछ ज़मीन इसराइल कब जाएगा, कुछ तुर्की कब जाएगा, यही होते हुए अभी दिख रहा है। रशियन फोर्सेस को शायद निकलना पड़े सीरिया से। और रसिया का बहुत घाटा है। एज एन इंडियन हम लोग को भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि बशर अल असद की सरकार जो थी उससे भारत सरकार का एक अच्छा सा मतलब जोड़ मिलाव था, जिसकी फिर क्या था मतलब अच्छी एक बातचीत थी कि जिसकी वजह से उन्होंने कश्मीर पे कभी कुछ नहीं बोला है। कोई कमेंट नहीं आता था उस गवर्नमेंट की वजह से, पाकिस्तान का कितना भी प्रेशर हो। और उसका कारण ये भी है कि गोलन हाइट्स के ऊपर सीरिया का कब्जा भारत मानता था और यूएन में भी सपोर्ट करता था इसराइल के खिलाफ जा कर के। इसकी वजह से बशर अल असद की जो सरकार थी
वो J&K के बारे में हमारे कुछ नहीं कहती थी, तो वहाँ पे इसका प्रेशर आने वाला है। इंडिया को ये एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन देखते हैं इंडिया अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है देशों के साथ, तो हो सकता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी यहाँ पे भी अच्छी हो, इन जो नई कंट्रीज़ बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे जो कंट्रीज़ बन रही है ना, उसमें जो 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 रिबेलियस लीडर कहा जा रहा है आज के डेट में, जिसको अमेरिका में पोस्टर बॉय की तरफ दिखाया जा रहा है, रिबेलियन लीडर कहा जा रहा है जिसको, उसको लिटरली ट्रंप की सरकार में आतंकवादी घोषित किया गया था, और 10 मिलियन का उसके सर पे इनाम था कि इसको मारो, 10 मिलियन लेके जाओ। तो जो लोग आ रहे हैं वो अलकायदा, आईएसआईएस की विचारधाराओं से या फिर उन्हीं के पार्ट हैं, तो इन लोगों का कुछ मतलब इनसे तो प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और देखते हैं क्या होता है, रसिया क्या करता है। हम तो मतलब बशर अल असद लौट के आ रहे हैं, ऐसा कुछ आसार दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए इंडिया को क्या ही कर लेंगे। इंडिया आज भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई दबाव इंडिया में आने वाला नहीं है। इंडिया की इंटेलिजेंस भी अच्छी है, हम अपने आप को, हमारी इंटेलिजेंस और आर्मी पर्सनल्स बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और काम करते हैं। हाँ, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, हो सकता है कुछ घटनाएं भी बढ़ें, फिर भी इंडिया की ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि टेंशन की बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।